हेलो एवरीवन, तो मेरा नाम है रोहित गांधी। आप सबका स्वागत है फिर से मेरे चैनल पे। आज हम लोग मैथमेटिक्स में डिस्कशन करने वाले हैं फंक्शन टॉपिक के अंदर में ऑन टू एंड इन टू। देखिए लास्ट क्लास में हम लोग ने वन वन और मैनी वन फंक्शन के बारे में डिस्कशन किया था। टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ वन वन कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मैनी वन कैसे निकालते हैं, ये सब कर लिए थे हम लोग ने। आज का टॉपिक है ऑन टू फंक्शन के ऊपर में। तो ऑन टू फंक्शन क्या है? ऑन टू का दूसरा नाम सरजेक्शन भी बोलते हैं हम लोग। सरजेक्शन या ऑन टू एक ही मतलब है। सरजेक्शन को सरजेक्टिव भी बोलते हैं। तो देखो इसके नाम बहुत है ना, लेकिन मतलब एक ही है। ठीक, नाम अनेक मतलब एक। सरजेक्टिव मैपिंग, सरजेक्शन या ऑन टू, सबकी मीनिंग एक ही है। एंड ये मीनिंग क्या है मैं आपको बता दूं तो कुछ और नहीं है। जब भी कोई भी फंक्शन का कोडोमेन, जितना हम आपको कोडोमेन दे देंगे, हमेशा क्वेश्चन में कोडोमेन दिया रहता है वैसे भी। तो जब भी कोई भी फंक्शन का कोडोमेन अगर उस फंक्शन के रेंज से मैच हो जाता है, सो दैट पर्टिकुलर फंक्शन इज नोन एज ऑन टू फंक्शन या सरजेक्शन या सरजेक्टिव। ठीक है, तो नाम अनेक मतलब एक। चलो तो देखते हैं सरजेक्टिव मैपिंग क्या है। तो यहाँ पर मैं बहुत सारी लैंग्वेज बोल सकता हूँ। अब देखिए ऐसा मैं भी बोल सकता हूँ, जैसे ये सेट बी है मान लो, और ये सेट ए है मान लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक मैं गया फंक्शन एफ के अंदर में, मान लेता हूँ मैं यहाँ पर है 1 2 3 4 मान लेते हैं ऐसा, और यहाँ पर मान लेते हैं ए बी सी डी, और भी कुछ और एलिमेंट होंगे, होने दो। फिलहाल अपन यहाँ से ये समझना चाह रहे हैं कि सेट ए और सेट बी की मदद से, मतलब सेट बी की मदद से मैं कैसे इसकी डेफिनेशन और समझ सकता हूँ, वो देख रहे हैं। तो सेट बी का अगर कोई भी एलिमेंट का कनेक्शन, कोई भी हर एक एलिमेंट का कनेक्शन अगर सेट ए के एलिमेंट्स के कोई ना कोई सेट ए के एलिमेंट्स के साथ है, तो फंक्शन ऑन टू होगा। एक ये मीनिंग है। दूसरी मीनिंग, सेट बी के हर एक एलिमेंट का अगर प्री इमेज सेट ए में आ रहा है, प्री इमेज मतलब कि वही लैंग्वेज है कि इसका कनेक्शन सेट ए के एलिमेंट के साथ होना चाहिए। सेट ए के एलिमेंट को हम लोग प्री इमेज बोलते थे, इनपुट को हम लोग प्री इमेज बोलते थे, और आउटपुट को हम लोग इमेज बोलते थे। तो सेट बी का हर एक एलिमेंट का अगर प्री इमेज है, इसका मतलब ये है कि फंक्शन ऑन टू है। अगर कोई भी एलिमेंट खाली हो जाता है तो फिर फंक्शन इनटू कहलाता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने इसका कनेक्शन यहाँ पर कर दिया, देखो डी का कनेक्शन 2 के साथ, ए का कनेक्शन मैंने 3 के साथ कर दिया, बी का 1 के साथ, और सी का भी 1 के साथ। तो देखो 4 खाली रह गया। तो सेट बी का अगर कोई भी एलिमेंट खाली रह जाता है तो फिर ये फंक्शन इनटू कहलाता है। दिस इज़ इनटू फंक्शन, ये जो मैंने डायग्राम बनाया हुआ है। लेकिन अगर सेट बी का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होता ना, तो फिर ये फंक्शन ऑन टू हो जाता। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग लेमैन लैंग्वेज में कैसे समझेंगे? एक ही मीनिंग तो हो रही है इसकी घूम फिर के, कि सेट बी में अगर हम आपको जितना भी एलिमेंट दे रहे हैं, अगर वो पूरा का पूरा एलिमेंट रेंज से मैच हो रहा है, दैट मीन्स ये फंक्शन ऑन टू है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अब क्या लिखा हुआ है, अ फंक्शन एफ सच दैट फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज सच दैट एवरी एलिमेंट इन कोडोमेन बी, कोडोमेन बी का हर एक एलिमेंट हैज़ एटलीस्ट वन प्री इमेज इन डोमेन ए, देन एफ इज नोन एज ऑन टू फंक्शन। ठीक है, हैव एटलीस्ट वन प्री इमेज। और ये कब पॉसिबल होगा? व्हेन इट इज पॉसिबल, व्हेन रेंज ऑफ द फंक्शन इज इक्वल्स टू कोडोमेन ऑफ दैट फंक्शन, दैट पर्टिकुलर फंक्शन। तो ऑन दैट टाइम दैट पर्टिकुलर फंक्शन बिकम ऑन टू फंक्शन। ठीक है, नाउ व्हाट इज इज वर्किंग रूल? वर्किंग रूल एक ही तो होगी। क्या होगी वर्किंग रूल? मैं फंक्शन का रेंज निकालूंगा, देखूंगा, कोडोमेन तो हमेशा क्वेश्चन में गिवन रहता है। इफ दैट रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन, दैट मीन्स वो फंक्शन ऑन टू हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इन दी एंड मुझे वर्किंग रूल क्या रहेगी? मेरी वर्किंग रूल यही रहेगी कि मैं रेंज निकालूं, है ना। तो फंक्शन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज अ फंक्शन, देन एफ इज ऑन टू इफ एंड ओनली इफ रेंज ऑफ फंक्शन एफ इज इक्वल्स टू कोडोमेन ऑफ दैट फंक्शन। ठीक है, दैट इज व्हाट। अब जो फंक्शन ऑन टू नहीं होते हैं तो वो फंक्शन इन टू होते हैं, वही यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते चलते हैं। देखो तो इनटू फंक्शन के लिए वही नाम हो जाएगा कि कोडोमेन इज नॉट इक्वल्स टू रेंज, दैट्स इट। तो कोडोमेन अगर रेंज के बराबर नहीं हो रहा है तो दैट मीन्स फंक्शन इज इनटू। अच्छा अब आपको पता है, देखो फंक्शन को डिफाइन करने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका क्या है हमारे पास फंक्शन को डिफाइन करने का, मतलब डिफाइन मतलब क्वांटिटी गिनने का। उसकी अगर क्वांटिटी गिनना है तो 2 तरीके हमारे पास। एक तरीका क्या है, नंबर ऑफ वन वन, मैं यहाँ लिख देता हूँ, नंबर ऑफ, जो लास्ट क्लास में देखे थे अपन, नंबर ऑफ वन वन फंक्शन प्लस, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शन। तो नंबर ऑफ वन वन और नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शन, ये जो है ना, ये क्वांटिटी दैट शुड बी इक्वल्स विथ टोटल नंबर ऑफ फंक्शन।
दैट शुड बी इक्वल्स विद टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, है ना। तो एक ये फॉर्मूला हम लोग देख लिए थे लास्ट क्लास में। अब एक चीज़ देखिए इसी का एक और, नंबर ऑफ इनटू फंक्शन यानी ऑन टू, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन प्लस नंबर ऑफ इनटू फंक्शन इज इक्वल्स टू अगेन वही सेम टोटल नंबर ऑफ फंक्शन। तो ये टोटल नंबर ऑफ फंक्शन निकालने का ये भी एक फॉर्मूला है। मतलब क्या कि अगर आप ना ओवल डायग्राम में आपको दे दूँ ओवल डायग्राम, वो ओवल डायग्राम को देख के आपको बताना रहेगा, या तो वो देखो या तो 1 1 या मैनी 1 के हिसाब से बताओ आप, या तो उसको ऑन टू इनटू के हिसाब से। तो अगर आप उसकी काउंटिंग कर रहे हो कि कितने 1 1 या कितने मैनी 1 है, अगर आप ये काउंटिंग कर लेते हो तो दोनों को ऐड करोगे ना तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन ही आएगा। या टोटल नंबर ऑफ फंक्शन निकालने का एक और तरीका, आप काउंटिंग कर लो कितने ऑन टू और कितने इनटू है और दोनों को ऐड कर लो तो आपको पता चल जाएगा उस पर्टिकुलर सेट ए और सेट बी का कनेक्शन कितने तरीके से हो सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन निकालने के 2 तरीके हैं, दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके क्वेश्चन तो हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिए थे, आज की क्लास में हम लोग इसके क्वेश्चन करने वाले हैं। तो लेट्स ओपन। चलिए तो पहले ऑन टू का अपन लोग सैंपल देख लेते हैं, ऑन टू के सैंपल कैसे होते हैं, ऑन टू के क्वेश्चंस कैसे होते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहला वाला एग्जांपल, लेट एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम आर टू आर एंड एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x + 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो इस बार हमें सेट बी में, ये देखो सेट बी में, ये सेट बी है, इसको हम लोग बोलते हैं कोडोमेन। हमें तो कोडोमेन से मतलब है। अच्छा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये कि चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑन टू, यही चेक करना है। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर आता हूँ, ये एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x + 1 है। एफ ऑफ एक्स को मैं सबसे पहले ले लूँगा y इक्वल्स टू 2x + 1। अरे तो लीनियर पॉलिनोमियल है, इसका डायग्राम तो एक स्ट्रेट लाइन आता था। अगर आप इसका डायग्राम बनाएंगे, x को 0 देंगे तो y1 और y को 0 देंगे तो x -½ तो ये हो गया -½ वाला पॉइंट और ये हो गया 0,1 वाला पॉइंट। तो ये दोनों को ज्वाइन करोगे तो यू विल गेट अ लाइन एंड दैट लाइन, उसका रेंज तो क्या होता है, रियल नंबर ही आता है। कुछ भी पुट करो आउटपुट कुछ भी आना ही है हमेशा। वैसे भी ग्राफ देख के भी बता सकते हैं हम लोग। हम ये ग्राफ देख रहे हैं f(x = 2x + 1) का, ये ब्लू कलर का जो आपको ग्राफ दिख रहा है, तो ये ग्राफ आपको दिखेगा नीचे से चालू हो रहा है और ऊपर तक जा रहा है। तो -∞ से इन्फिनिटी तक पूरे ये y की वैल्यू को कवर करेगा। कुछ भी पुट करो हमेशा कुछ ना कुछ आउटपुट आ रही है। ऐसा तो ही नहीं कि नेगेटिव आउटपुट नहीं आएगा, आएगा नेगेटिव भी। x को -2 पुट करो, -1 पुट करो, -½ पुट करो तो कुछ ना कुछ आएगा ही। तो हमेशा अपन ये देख रहे हैं कि आउटपुट जो आएगा वो -∞ से +∞ पूरा आ रहा है। सो इसका जो मैं आउटपुट मतलब रेंज, तो इसका जो रेंज आ रहा है वो पूरा रियल नंबर आ रहा है ना। दिस रेंज इज मैचिंग विथ कोडोमेन, हेंस दिस फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। ये ऑन टू हो गया। नाउ सेकंड में आते हैं। अरे सेकंड थोड़ा सा गड़बड़ टाइप हो गया है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। फंक्शन f दिया हुआ है हमें, फंक्शन f इज फ्रॉम r टू, ये e का पावर x है ना, r टू r+, जहाँ पर fx दिया हुआ है e का पावर x, ये ऐसा, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अच्छा r+ का मतलब कोडोमेन में पूरे पॉजिटिव नंबर्स ही हैं, 0 से इन्फिनिटी। r+ का मतलब होता है 0 से इन्फिनिटी। तो ये भी तो स्टैंडर्ड फंक्शन है भैया, e का पावर x भी तो स्टैंडर्ड फंक्शन है। e का पावर x का अगर आप डायग्राम याद करो, रिकॉल करो, तो e का पावर x का डायग्राम ऐसा होता है। तो -∞ से +∞ पूरा डोमेन तो लेता ही है, बट आउटपुट के टाइम में ये x की वैल्यू मतलब y की वैल्यू नीचे नहीं जाती, y की वैल्यू ऊपर ही रहती है। कहाँ पर ऊपर, ओरिजिन के ऊपर ही चलती रहती है। तो इसका रेंज क्या होगा, अकॉर्डिंग टू e⁻x, इसका रेंज विल बी व्हाट, 0 से इन्फिनिटी, और जो कि r+ से मैच कर रहा है ना। तो ये फंक्शन भी हो गया ऑन टू, मतलब कोडोमेन से इसका रेंज मैच हो रहा है। ये स्टैंडर्ड फंक्शंस है, स्टैंडर्ड से अपन लोग सीख रहे हैं पहले, फिर हम लोग देसी तरीका देखेंगे कि कोई क्वेश्चन आ जाए तो वहाँ पर पहले रेंज निकालेंगे, फिर वो रेंज को कोडोमेन से मैच करेंगे। बट फिलहाल तो ये स्टैंडर्ड फंक्शन है, देख के तुरंत मैं इसका रेंज लिख सकता हूँ, और देख के मैंने तुरंत इसका रेंज लिखा, वो रेंज आ रहा है 0 से इन्फिनिटी। तो 0 से इन्फिनिटी इज मैचिंग विथ कोडोमेन, सो दैट इज द रीज़न ये फंक्शन ऑन टू है। अब इधर आते हैं हम लोग ln x का डायग्राम अगर आपको याद हो, देखो इसलिए स्टैंडर्ड फंक्शन की ना डोमेन रेंज याद होना बहुत ज़रूरी है, यही कारण है, और उसका ग्राफ भी। ये देखो log x की बातें याद है, ये log कभी भी नेगेटिव लेता नहीं है बट नेगेटिव दे सकता है। तो इसका डोमेन आप देख सकते हैं, इसका डोमेन क्या आ रहा है, वही ये जो दिया हुआ है r+, वही इसका डोमेन होता है।
है ना। अब मैं इसका रेंज देखता हूँ, इसका रेंज जो मुझे आता है मैं अपने हिसाब से निकालूंगा, और अगर वो कोडोमेन से मैच हो गया, अगर वो कोडोमेन से मैच हो गया देन ओनली आई कैन अनाउंस कि दिस फंक्शन इज ऑन टू। तो देखो log x का जो रेंज होता है, रेंज ऑफ log x इज -∞ से +∞। आप डायग्राम में भी देख सकते हो, ये जो रेड कलर का डायग्राम आपको दिख रहा है log x का, ये पूरा नीचे तक जाएगा और ऊपर तक भी जाएगा, तो -∞ से +∞। दिस मैच विद द कोडोमेन, हैंस दिस फंक्शन इज ऑल्सो ऑन टू। तो ये तीनों के तीनों इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑन टू है ना। लेकिन मैं जैसे इस क्वेश्चन में r+ ना देके r दे देता तो मेरा रेंज तो वही होता 0 से ∞, रेंज तो नहीं बदला है, रेंज ये है और कोडोमेन ये है। कोडोमेन में पूरे नेगेटिव नंबर भी अलाउड है बट रेंज में नहीं, तो फिर ये फंक्शन ऑन टू नहीं कहलाता, ये इनटू हो जाता। ठीक है, तो व्हेन रेंज इज नॉट मैचिंग विद द कोडोमेन देन इनटू, बट फिलहाल क्वेश्चन r+ दिया था तो इसका मतलब है ये क्वेश्चन हमारा ऑन टू है। ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये बहुत ही इजी सा और सिंपल सा था। अब आगे और भी देखते हैं, और स्टैंडर्ड फंक्शन से अपने पास एक एक करके सब देख लेते हैं। देखो यहाँ पर ये दिया हुआ है फंक्शन f फंक्शन जो है वो r से r है, रियल नंबर से रियल नंबर मतलब डोमेन, एंड दिस रियल नंबर मतलब कोडोमेन। अब एक एक पार्ट है, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 4 4 पार्ट है इसी कोडोमेन और डोमेन और कोडोमेन में। हमें बताना है इसी डोमेन और कोडोमेन में कि ये सब क्या क्या रहेंगे, ऑन टू इनटू में क्या रहेंगे। स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने ए पार्ट लिया, अब देखो ए पार्ट के लिए मैंने क्या देखा, फ्रैक्शनल एक्स है ये। अरे वाह, फ्रैक्शनल एक्स का तो मुझे लगता है आप सबको याद होगा। फ्रैक्शनल एक्स कुछ भी डोमेन ले लेता है, रियल नंबर कुछ भी ले लेता है, बट ये इसको मैं वाई ले लेता हूँ ना, बट इसका रेंज जो आता है वो आता है 0 से 1। ये कभी भी अपना आउटपुट 1 से ज़्यादा नहीं देता और 0 से कम नहीं देता, तो इसका रेंज 0 से 1 है। स्टैंडर्ड फंक्शन है, डेट नॉट मैच विद दी कोडोमेन, तो दिस फंक्शन इज व्हाट, दिस इज इनटू, दैट इज नॉट एन ऑन टू। नाउ अब ये दिया हुआ है वही कोडोमेन आर है ना। अब बी पार्ट में अपने पास है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का याद है, कुछ भी इनपुट डालो आउटपुट हमेशा इंटीजर आता है, कुछ भी 2.8 डालोगे तो आउटपुट 2, 1.3 डालेंगे तो आउटपुट 1, 0.2 डालूंगा तो आउटपुट 0। मतलब वो क्या है, एक जो भी नंबर आप पुट कर रहे हो डेसिमल वाला है, डेसिमल में वो क्या करता है, नंबर को नंबर लाइन में पीछे जाता है और सबसे पहला इंटीजर जो टकराता है उसका आउटपुट दे देता है, वही आउटपुट होता है। और इंटीजर पुट करोगे तो इंटीजर ही आता है इसका आउटपुट। ठीक है, तो इसका जो रेंज होता है वो होता है सेट ऑफ इंटीजर्स। दिस इज व्हाट रेंज ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, इंटीजर्स आते हैं, बट कोडोमेन में तो पूरा रियल नंबर दिया हुआ है। कोडोमेन में तो डेसिमल नंबर भी है, इर्रेशनल नंबर भी है, सब नंबर आ रहे हैं यहाँ। तो रियल, ये रियल का मतलब तो सबको लेना है ना, बट यहाँ तो केवल सेट ऑफ इंटीजर्स आ रहे हैं। तो अगेन दिस फंक्शन इज ऑल्सो इनटू फंक्शन। ठीक है, नाउ सिग्नम में आते हैं। देखिए सिग्नम की क्या आदत थी, ये आदत भी याद रखिए ना। सिग्नम की ये आदत थी, अगर आप इसके अंदर में नेगेटिव डालेंगे, अगर सिग्नम के अंदर में आप नेगेटिव डालेंगे यहाँ पर, इफ़ यू इंसर्ट नेगेटिव देन आउटपुट ऑफ सिग्नम इज़ -1। इफ़ यू इंसर्ट पॉजिटिव, अगर सिग्नम के अंदर में आप पॉजिटिव डालते हैं देन आउटपुट ऑफ सिग्नम इज 1। अगर आप सिग्नम के अंदर में इनपुट 0 डालते हैं 0, तो आउटपुट ऑफ द सिग्नम इज़ ऑलवेज 0। मतलब जैसे मैंने 99 डाल दिया सिग्नम के अंदर में तो आउटपुट 1 देगा वो, मैंने 98 डाल दिया तो भी आउटपुट 1 देगा, मैंने 2.3 डाल दिया तो भी आउटपुट 1 देगा। सिग्नम की आदत है कुछ भी पॉजिटिव डालोगे तो आउटपुट वो 1 देता है, कुछ भी नेगेटिव डालोगे तो वो आउटपुट वो -1 देता है, और जब आप सिग्नम के अंदर में 0 डाल देते हो तो आउटपुट वो 0 ही देता है। इसका मतलब आप डोमेन में -∞ से +∞ में नेगेटिव नंबर डालो, पॉजिटिव डालो या 0 डालो, इसका आउटपुट तो केवल -1, 0 और 1 ही आता है, रेंज 3 ही आते हैं। एंड रेंज अगेन इज़ नॉट मैचिंग विद द कोडोमेन। कोडोमेन में तो इतने सारे लोग हैं बाप रे। तो भैया ये भी हो गया हमारा इनटू, इस ये वाला लगता है पूरा एग्जाम्पल इनटू का ही लग रहा है। चलो फोर्थ में आते हैं। फोर्थ वन इज़ ax² + bx + c। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं इसको, और क्वाड्रेटिक का रेंज निकालने का टेक्निक होता है डायरेक्टली। देखो पहली बात ये, मैं ये रब कर देता हूँ ना। देखो पहली बात ये कि क्वाड्रेटिक का ना मैं पूरी कहानी बता देता हूँ एक साथ ना। ये डी पार्ट है अपना, fx = ax² + bx + c, ये होता है अपना क्वाड्रेटिक। इसको अपन लोग बोलते हैं y, f(x) को हम लोग बोलते हैं y। तो क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ होता है वो ग्राफ को पता लगाने का तरीका होता है। अगर देखिए a की वैल्यू पॉजिटिव है, इफ़ a इज़ पॉजिटिव,
देन ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक विल बी लाइक अपवर्ड, ये ऊपर की तरफ होगा, इसका माउथ पैराबोला टाइप का रहता है, उसका माउथ ऊपर रहेगा। लेकिन अगर ग्राफ इफ ए इज़ लेस देन 0, अगर ए की वैल्यू लेस देन 0 है, देन ग्राफ ऑफ दी क्या बोल सकते हैं हम लोग, ये ऐसा पैराबोला इज़ डाउनवर्ड। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं पता है, ये टर्निंग पॉइंट कहलाता है। टर्निंग पॉइंट इज ऑल्सो नोन एज वर्टेक्स, इसको वर्टेक्स भी बोलते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक का या पैराबोला का वर्टेक्स। तो ना ऐसे टाइप के ग्राफ रहेंगे, कभी ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा होगा, कभी टच कर रहा होगा, कभी नाइदर कट नॉट टच, वो कहाँ, वो किसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है उसके बारे में बाद में बात करेंगे। कभी वैसे ये डाउनवर्ड पैराबोला है, ये कब, जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव होगा। तो एक ऐसी पोजीशन आती है क्वाड्रेटिक के ग्राफ में जहाँ पर ग्राफ टर्न होता है, उस टर्न को हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स। और वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला होता है, वो होता है -b/2a, ये एक्स कोऑर्डिनेट, और ये होता है वाई कोऑर्डिनेट। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है जहाँ पर आप लोग को डी की वैल्यू, मुझे पता है आप लोग को डी की वैल्यू तो पता ही होगी, दैट इज़ नोन एज b² - 4ac, b² - 4ac, दैट इज़ व्हाट मीनिंग ऑफ डी। ठीक है, तो अगर आप ये वैल्यू निकाल लेते हैं ना, तो इसको बोलते हैं वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट, चाहे वो ये वाला पैराबोला हो, चाहे ये वो, फॉर्मूला यही लगेगा। अब वर्टेक्स निकालने का ये तो फॉर्मूला मिल गया हमें। तो आप एक चीज़ देखना, अगर ग्राफ ऐसा है, ठीक है, ये देखो मैं यहाँ लिखते चलता हूँ ना, पहले वाला केस का मैं ऊपर लिख देता हूँ। अगर ग्राफ ऐसा है तो आपको पता है ये ग्राफ ऊपर तक जाएगा, ये ऐसा पूरा जा रहा होगा। तो अगर ये ग्राफ ऐसा है तो सबसे छोटी वैल्यू इस ग्राफ की कहाँ गई, यहाँ टर्निंग पॉइंट पे, जिसको हम लोग बोलते हैं y की वैल्यू। तो y बिलोंग्स टू विल बी व्हाट, -d/4a विल बी छोटी वैल्यू, एंड ये ऊपर तक जा रहा है, ऊपर तक ऐसा, तो इन्फिनिटी विल बी मैक्सिमम वैल्यू। -d/4a हम ले सकते हैं बट इन्फिनिटी नहीं, तो ये इसका रेंज हो जाएगा। ये फॉर्मूला है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला है। अब यहाँ पर देखो, अगर ग्राफ ऐसा है, ये नीचे तक जा रहा है पूरा, ये नीचे तक जा रहा है पूरा, तो इस केस में हमारा जो रेंज आएगा वो क्या आएगा, y बिलोंग्स टू -∞ से -d/4a। ठीक है, ये देखो कैसे, देखो सबसे छोटी वैल्यू क्या आएगी, अब नीचे आएगी -∞, और बढ़ते 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 सबसे बड़ी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, फिर टर्न लेके नीचे वापस। तो सबसे छोटी वैल्यू -∞ और सबसे बड़ी वैल्यू -d/4 है। ये दोनों के केस में कहीं पर भी आप ये नहीं देख पाएंगे कि रेंज, चाहे ये वाला केस देखो चाहे ये वाला केस, रेंज कभी भी पूरा रियल नंबर होगा ही नहीं, कहीं ना कहीं कुछ वैल्यू से चालू होगा। फॉर एग्जांपल अगर इसकी वैल्यू 5 है, यहाँ पर -d/4 की वैल्यू मान लेते हैं 5 है, तो 5 से इन्फिनिटी रहेगा। तो ग्राफ वैसे भी ना, ग्राफ इसका देखो या इसका देखो, वैसे भी ग्राफ पूरा नीचे नहीं होता ये, और ये वाला ग्राफ भी पूरा नीचे से का पूरा ऊपर तक +∞ तक नहीं जाता, ये टर्न लेता है कोई ना कोई पोजीशन पे आके, कोई ना कोई पॉइंट पे आके। तो टर्निंग के कारण ऐसे क्वाड्रेटिक कभी भी, जिसको हम लोग बोलते हैं कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये कभी भी अपना रेंज रियल नंबर नहीं देते ना, नेवर। ये तभी अपना रेंज रियल नंबर देंगे तभी जब x² का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा। तो x² का कोफिशिएंट अगर आप 0 कर दोगे, ठीक है, तभी इनका रेंज रियल नंबर आएगा। क्यों? क्योंकि फिर ये a की वैल्यू 0, मैंने यहाँ कैपिटल A लिख दिया है, यहाँ स्मॉल a, दोनों मतलब सेम है ना, तो ये a की वैल्यू 0, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज़ नॉट डिफाइंड, तब वो वैल्यू जाएगी +∞ तक। बट अगर a की वैल्यूज़ को 0 रख दोगे तो फिर ये क्वाड्रेटिक किस बात का, फिर ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। और लीनियर के पहले इसके लीनियर का डिस्कशन इसके पहले वाले एग्जाम्पल में अपन कर चुके हैं, तो इसीलिए ये कंडीशन लेके ही सॉल्व करना है, a नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये वाला जो एग्जाम्पल था दैट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इनटू फंक्शन। ठीक है, ये रेंज निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है, वर्टेक्स निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है, क्वाड्रेटिक के ये सब फॉर्मूले बहुत कंपलसरी पता होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ा जाए। अब देखो, तो फाइनली फंक्शन को मैं 4 टाइप से बना सकता हूँ। फिर कैसे 4 टाइप्स, कौन कौन से? देखो एक टाइप यहाँ लिखा हुआ है, अ फंक्शन कैन बी ऑफ 4 टाइम, वन ऑफ दिस 4 टाइम्स कैन बी 1 1 इंटू, कैन बी और कुछ। फिलहाल 1 1 ऑन 2 में बात करता हूँ मैं। 1 1 भी हो सकता है और ऑन 2 भी हो सकता है ना। 1 1 मतलब इंजेक्टिव है ना, और ऑन 2 मतलब सरजेक्टिव। तो फंक्शन कैन बी 1 1 ऑन 2, इंजेक्टिव भी हो सकता है और सरजेक्टिव भी हो सकता है। देखते हैं कैसे। जैसे मैंने यहाँ सेट ए ले लिया है, यहाँ पर ये सेट बी ले लिया है, यहाँ से यहाँ तक मैं फ्लो कर रहा हूँ अंडर द फंक्शन एफ। ठीक है, अब मैं काम कर रहा हूँ, मैंने कुछ भी कर दिया, अपने मन से कर रहा हूँ।
1 का कनेक्शन S के साथ कर दिया मैंने, 2 का कनेक्शन P के साथ कर दिया मैंने, 3 का कनेक्शन Q के साथ और 4 का कनेक्शन R के साथ। तो देखो 1 का मतलब हर एक इनपुट का अलग अलग आउटपुट आना चाहिए, सेम आउटपुट किसी का भी नहीं होना चाहिए। दैट इज व्हाट मीनिंग ऑफ 1 1। नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ ऑन टू? सेट बी के हर एक एलिमेंट क्या यूज़ हो पा रहे हैं क्या? हाँ भैया, P Q R S सब यूज़ हो पा रहे हैं। तो ये ऑन टू भी है अकॉर्डिंग टू सेट बी, और अकॉर्डिंग टू सेट ए हर एक एलिमेंट से अलग अलग एरो निकल रहे हैं और सबके सब जाके अलग अलग लोगों के साथ ही एसोसिएट हो रहे हैं। तो ये 1 1 भी है और ये ऑन टू भी है। ऐसे फंक्शन जो 1 1 भी होते हैं और ऑन टू, अब देखो मैं वो भी बता देता हूँ, ऐसे फंक्शन जो 1 1 होते हैं और ऑन टू होते हैं वो क्या होते हैं। फिलहाल अगर मैं बोल देता हूँ कि 1 का कनेक्शन, ये देखो मैंने ये मिटाया, ये आप लोग लिख लेना ना, ये एग्जाम्पल लिख लेना और सेम एरो बना लेना। अगर मैं बोल देता हूँ ये 1 का कनेक्शन मैंने कर दिया P के साथ, तो देखो यहाँ पर ये S खाली रह गया, ये S खाली रह गया, तो खाली रह गया मतलब इनटू, और यहाँ देखो ये 1 और 2 का सेम आउटपुट आ रहा है P, तो फिर ये बन जाएगा मैनी 1। तो इस केस में मैनी 1 है, तो ये अपने मन से अपन लोग खुद बना सकते हैं। तो पहला केस हमारे पास था 1 1 ऑन टू, जिसको इंजेक्टिव एंड बाइजेक्टिव सर्जेक्टिव दोनों बोलते हैं, इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव। और ऐसा फंक्शन जो 1 1 और ऑन टू दोनों होता है, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। ये देखो, ये लिख लो, ऐसे फंक्शन जो इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों होते हैं, जो 1 1 और ऑन टू दोनों होते हैं, जो इसका पहले वाला एग्जाम्पल था वही बाइजेक्टिव फंक्शन का एग्जाम्पल था। बाइजेक्टिव मैपिंग, बाइजेक्शन भी बोलते हैं, बाइजेक्टिव भी बोलते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट 1 1 इंटू के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मुझे 1 1 भी चाहिए और इंटू भी चाहिए, ठीक। तो मैंने क्या किया, एक यहाँ पर T बना दिया, एक और एलिमेंट बना दो यहाँ पर। चलो जल्दी करो, ये ले लो सेट A B, ये ले लो A, यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं अंडर द फंक्शन F। चलो कहानी चालू करते हैं इसकी। देखो 1 का कनेक्शन मैंने T के साथ कर दिया पहले, 2 का कनेक्शन मैंने P के साथ, 3 का कनेक्शन मैंने Q के साथ और 4 का कनेक्शन मैंने S के साथ कर दिया, ठीक है। तो देखो अभी भी सब 1 1 है ही, लेकिन अब देख लो आप, सेट बी में एक एलिमेंट खाली है जिसका कोई प्री इमेज नहीं है, आर का कोई इमेज नहीं है, प्री इमेज नहीं है, आर का कोई कनेक्शन नहीं है सेट ए के एलिमेंट के साथ। सो दैट इज द रीजन दिस काइंड ऑफ एग्जांपल इज नोन एज 1 1 बट इनटू ऑल्सो, क्योंकि यहाँ पर एक एलिमेंट खाली रहते हैं। अब है मैनी 1 ऑन टू, मैनी 1 है और ऑन टू भी है ना। तो एक काम कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, वो ये कि ये वाला एलिमेंट एक बार डिलीट कर दो। डायग्राम बनाइए आप लोग 1 2 3 4, और ये ले लेना PQR और ये हटा दो S, हटा दिए। चलो अब 4 का कनेक्शन मैंने किया R के साथ और 3 का कनेक्शन भी मैंने किया हुआ है R के साथ। फिर 2 का कनेक्शन मैंने किया हुआ है P के साथ, ये ऐसा, और 1 का कनेक्शन मैंने किया हुआ है Q के साथ। तो 1 का कनेक्शन Q के साथ है, 2 का कनेक्शन P के साथ है, 3 और 4 का कनेक्शन R के साथ है। तो देखो सेट बी में PQR 3 एलिमेंट थे, सब के सब ऑक्यूपाई हो गए, तो ये हो गया ऑन टू, ये ऑन टू तो दिख ही रहा है यहाँ से। अब सेट ए के ये 2 एलिमेंट है जिनका आउटपुट सेम आ रहा है 3 और 4 का, तो ये हमारा हो गया मैनी 1 ऑल्सो। तो दिस इज अ काइंड ऑफ एग्जाम्पल ऑफ मैनी 1 और ऑन टू। मैनी 1 और इनटू भी है ना, तो इनटू मतलब खाली होना चाहिए और मैनी 1 मतलब कोई ना कोई 2 एलिमेंट या 3 एलिमेंट होना चाहिए जिनका कनेक्शन इधर होते भी रहे। तो देखो ए का कनेक्शन P के साथ कर दिया मैंने, 2 का कनेक्शन R के साथ कर दिया मैंने, 3 का कनेक्शन भी R के साथ कर दिया है मैंने, और ये देखो 4 का कनेक्शन भी मैंने R के साथ कर दिया है। तो देखो कोई भी ये सेट ए का कोई भी एलिमेंट देख लीजिए, जैसे ये 2 3 4, ये सब का आउटपुट सेम आ रहा है और 1 का आउटपुट ठीक है अलग आ रहा है, P आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। बट एक चीज़ है, ये मैनी 1 बन गया दिख रहा है, और साथ ही साथ सेट बी में 2 एलिमेंट ऐसे रह गए मेरे एग्जांपल में जो QRS आपको दिख रहे हैं, ये दोनों एग्जांपल खाली, मतलब ये दोनों इनपुट खाली रह गए। तो अगर ये दोनों इनपुट खाली रह गए हैं तो आई कैन से दिस फंक्शन इज इनटू ऑल्सो। इनटू भी है और ये एज वेल एज इनटू भी है ना, और एज वेल एज मैनी 1। चलो अब ये मेरे पास सेट ए में 1 2 3 4 है, सेट बी में PQR है, फंक्शन f डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, वो इज गिवन बाय, ऐसा दिया हुआ है 1 P 2 R 3 Q 4 P, पहले से ही फंक्शन डिफाइन करके दिया गया हमें। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, डू यू नो द रेंज ऑफ दिस फंक्शन? यस वी कैन नो द रेंज ऑफ दिस फंक्शन, हमें पता है रेंज ऑफ दिस फंक्शन कैसे। ये जो आपको दिख रहा है ये एलिमेंट, हर कोई का सेकेंड एलिमेंट, सेट फॉर्म्ड बाय सेकेंड कोऑर्डिनेट इन द ऑर्डर्ड पेयर। ये 1 P 2 R, ये ऐसा दिया हुआ है ना, फंक्शन f ऐसा दिया हुआ है हमें, 1 P 2 R 3 Q और 4 P,
तो ये फंक्शन f में ये जो सेकेंड एलिमेंट आपको दिख रहा है, ये सेकेंड एलिमेंट ये जो आपको दिख रहा है, दिस सेकेंड एलिमेंट रिप्रेजेंट रेंज। और रेंज का मतलब क्या है कि उसको सेट में लिखना है, करली ब्रैकेट में। और सेट क्या बोलता है कि कोई पर्टिकुलर डेटा जो डबल बार रिपीट हो रहा है उसको मैं नहीं ले पाऊंगा, मैं एक ही बार लिखूंगा। तो देखो पी आर क्यू पी दो बार आ रहा है, तो आई हैव टू राइट ओनली वन टाइम, मैं एक ही बार लिख सकता हूँ। तो एक बार लिखूंगा पी क्यू आर, बस ये हो गया रेंज। अब ये मेरा रेंज, ये सेट बी मतलब कोडोमेन होता है, सेट बी से मैच कर रहा है, तो आई कैन से दिस फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। ठीक है, देखो कोडोमेन बी और बी से पूरा मैच कर रहा है, तो दिस फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। तो दस रेंज इज दिस कोडोमेन, तो फंक्शन ऑन टू हो गया। नाउ सेकंड एग्जांपल की तरफ आते हैं। फंक्शन एफ दिया हुआ है आर टू आर, ये क्या, ये वाला आर जो आपको दिख रहा है दिस इज नोन एज कोडोमेन, है ना। एंड फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3। नाउ अपने को पता है कोडोमेन आर है, तो हमें ये बताना है वेदर फंक्शन इज ऑन टू और इन टू। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसका रेंज निकालना चालू करूँगा। एफ ऑफ एक्स को हम लोग सबसे पहले क्या बोल देंगे, एफ ऑफ एक्स को मैं बोल दूंगा यहाँ पर वाई, ठीक है। फिर वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, एक्स स्क्वायर प्लस 3, है ना। एज वी नो दैट कि एक्स स्क्वायर तो हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है। एक्स की कुछ भी वैल्यू डाल लो रियल नंबर की दुनिया में से, वो हमेशा 0 या 0 से बड़ा आएगा, क्योंकि एक्स का स्क्वायर है ना। -1 डालोगे तो भी स्क्वायर हो के पॉजिटिव, -2 डाल रहे हैं तो भी स्क्वायर हो के पॉजिटिव, प्लस 88 डाल रहा हूँ तो भी स्क्वायर हो के पॉजिटिव होगा। एक्स की वैल्यू 0 डालूंगा तभी इसकी वैल्यू 0 आएगी, अदरवाइज ये हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा। अब एक काम करो, दोनों तरफ 3 ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्लस 3। यहाँ पर मैंने कर दिया। एज वी नो दैट एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हमने अपनी कॉमन सेंस से लिखा है ना। फिर मैंने दोनों तरफ 3 ऐड कर दिया, क्यों, क्योंकि मुझे ये y चाहिए, ठीक है। अब ये मेरे पास ये आ गया, इसको मैं क्या बोलूँगा, y, एक्स स्क्वायर प्लस 3 को y की वैल्यू क्या आ रही है, 3 या 3 से बड़ी, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, हेंस व्हाट विल बी माई y। तो मैं y को ये लिख रहा हूँ, सॉरी, y बिलोंग्स टू 3 से इन्फिनिटी। बट हमें कोडोमेन क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, कोडोमेन r दिया हुआ है। तो एज दिस रेंज इज नॉट मैचिंग, कोडोमेन मतलब -∞ से +∞, बट माई रेंज इज कमिंग टू 3 से इन्फिनिटी। तो 3 से इन्फिनिटी इज नॉट ओवरलैपिंग विथ -∞ टू +∞, सो दैट इज द रीजन दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू। इनटू होगा ये, तो देखो वही एक्सप्लेनेशन यहाँ लिखा हुआ है सेम। तो हियर रेंज एंड कोडोमेन आर नॉट इक्वल, दैट इज द रीजन ये फंक्शन हमारा ऑन टू है, इनटू है, ठीक है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3। अब ये दिया हुआ है हमें फंक्शन एफ है, एफ दिया हुआ है, ये आर टू आर डिफाइंड है, ये भी ठीक है, बढ़िया है। आर टू आर डिफाइंड है तो और अच्छी बात है। और एफ एक्स दिया हुआ है 2x प्लस 3, ये तो लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन का तो रेंज हमेशा रियल नंबर होता है, अभी तो थोड़ी देर पहले किए थे, अब भी तो यही सेम क्वेश्चन अपन लोग ने किए थे। तो ये ऑन टू का एग्जाम्पल है ना, अब भी किए हमें। तो y इक्वल्स टू 2x प्लस 3, यहाँ से मैंने x निकाला। एक्चुअली क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ से x निकाला, x क्या हो जाएगा, y माइनस 3/2। तो y माइनस 3/2, तो यहाँ पर ऐसा कोई y नहीं है जिससे x अनडिफाइंड बने। केसेस ऑफ अनडिफाइंड, x की वैल्यू कोई अनडिफाइंड नहीं बन रही है, तो इसलिए y की वैल्यू पूरी अलाउड है, ये भी एक रीज़न है। अदरवाइज ग्राफिकल नॉलेज सबसे ज़्यादा ईजी है, आप ग्राफ बनाएंगे तो आपको दिख जाएगा, इसका ग्राफ पूरा नीचे -∞ से +∞ तक पूरा नाचता ही रहता है। सो दैट इज़ द रीज़न इट फंक्शन, ये फंक्शन का रेंज आएगा r, है ना। चलो, तो ये ऑन टू है। एग्जाम्पल नंबर 4। अब देखो मैंने आपको दे दिया एग्जाम्पल, फंक्शन n to n दे दिया मैंने, ठीक है। n to n का मतलब क्या हो जाता है, ये देखो ऐसा, n to n का मतलब हो जाता है नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, ठीक। तो जैसे मैंने कोई भी नेचुरल नंबर ले लिया n से n ना, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे करते 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 इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये नेचुरल नंबर है। ये हो गया सेट है। सेट भी में आता हूँ, वो भी नेचुरल नंबर दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करते करते ये भी इन्फिनिटी तक। यहाँ से यहाँ मैंने मूव किया अंडर द फंक्शन f। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 2x प्लस 3, जब मैं x इनपुट डालूंगा तो आउटपुट आएगा 2x प्लस 3। मतलब जब मैं यहाँ पर x की वैल्यू 1 डालूंगा तो आप लोगों को पता है इसकी आउटपुट क्या आएगी, इसको मैं बोल दूंगा y। ये 2x प्लस 3 है ना, फंक्शन f जो है वो 2x प्लस 3 है, तो 2 × 1 प्लस 3 तो y आ जाएगा 5। तो 1 इनपुट डालोगे तो आउटपुट आएगा 5। चलो अब आप x की जगह 2 डालेंगे, डेसिमल डाल नहीं सकते क्योंकि नेचुरल नंबर लेने बोला है ना।
तो x की जगह 2 डाल रहा हूँ मैं, तो ये क्या आ जाएगा, फंक्शन क्या था मेरे पास y = 2x + 3। तो यहाँ पर x की जगह मैं 2 डाल देता हूँ, x की जगह मैंने 2 डाला, 2 × 2 4, 4 + 3 = 7। फिर x की जगह मैं 3 डाल देता हूँ, तो y = 3 × 2 6, 6 + 3 = 9। ये ऐसा आ रहा है। तो 2 डालने पे आंसर 7 आ रहा है, 3 डालने पे आंसर 9 आ रहा है। अरे तो भैया यहाँ तो बहुत सारे एलिमेंट खाली रहने वाले हैं, सेट बी में बहुत सारे 1 2 3 4 तो किसी का आउटपुट नहीं आएगा। कुछ भी पुट कर लो आप, कभी ज़िंदगी में 1 2 3 4 तो आउटपुट में आने वाला ही नहीं है। तो भैया कोई एक आउटपुट भी खाली रह जाता है, कोडोमेन में से कोई एक भी खाली रह जाता है, तो वहीं पर अपन तो अनाउंस कर देते हैं कि फंक्शन इनटू है। तो यहाँ तो बहुत लोग खाली है, तो ये फंक्शन इनटू है। तो यही फ़र्क आ जाता है। देखो क्या दिया हुआ है, ये बहुत फ़र्क पड़ता है। n से n दिया हुआ है, इसके पहले वाले पार्ट में ये r से r दिया हुआ था, तो ये फ़र्क देखो कितना ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर रहा है ये। ठीक है, चलो आगे बढ़े। चलो इम्पॉर्टेंट नोट, फॉर एग्जाम्पल, हाँ हम लोग ने ये ऑब्जर्व किया, मैं यही तो अभी आप लोग को बोल रहा था कि अगर कोई फंक्शन fx 2x + 3 दिया हुआ है और उसमें r से r दिया हुआ है तो वो ऑनटू था, लेकिन यही फंक्शन अगर n से n दिया हुआ है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, तो ड्यू टू डिफरेंट कंडीशन ये बन गया है हमारा इनटू। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट एक और, अब मैं आता हूँ नंबर ऑफ फंक्शंस वाली कैटेगरी में। बहुत ही अच्छा पार्ट है ये भी, ये है नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। अब देखो सेट ए दिया हुआ है मेरे पास यहाँ पर सेट ए, और ये दिया हुआ है मेरे पास सेट बी। यहाँ से यहाँ फंक्शन एफ के अंदर में मूव कर रहे हैं हम। ये हो गया मेरे पास एक्स वाई जेड, और ये है मेरे पास ए बी सी डी। ठीक है, तो मुझे बताना है कितने ऑनटू होंगे। आंसर दिया 0, मैं बताता हूँ कैसे। देखो बोला क्या गया, ऑनटू के लिए क्या बोला गया है, हर एक एलिमेंट सेट बी के हर एक एलिमेंट का कनेक्शन होना चाहिए सेट ए में, ए के साथ, और साथ ही साथ फंक्शन के रूल को वायलेट ना करे, फंक्शन भी रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक एलिमेंट से 2 एरो जाता हुआ दिख रहा है, ऐसा नहीं ना। जैसे एग्जांपल मैंने ए को जेड के साथ कनेक्ट कर दिया है, ऐसा नहीं करते वैसे, ऐसा। फिर वाई को मैंने इधर और एक्स को मैंने डी के साथ, तो देखो सी खाली रह जाएगा। अब आप ये भी नहीं बोल सकते कि भैया जेड को सी के साथ भी कर लो। एक एलिमेंट से 2 एरो जाता हुआ दिखेगा तो फिर वो फंक्शन ही नहीं है। ठीक है, तो पहली बात तो उसको फंक्शन बनाना है, ये ऐसे वो करने से फंक्शन तो बन रहा है, बट हमेशा सेट बी का एक एलिमेंट खाली रहेगा, तो ये फंक्शन हमेशा इनटू ही बनेगा ऐसे में, तो ऑनटू तो आएगा ही नहीं इसमें। ठीक है, तो एक चीज़ जो हमें ध्यान रखना है वो क्या, फॉर ऑनटू फंक्शन के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट जो रहेगा ना सेट ए के, जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट रहेंगे वो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी से बड़े, ज़्यादा या इक्वल रह सकते हैं, लेकिन हमेशा ज़्यादा रहना चाहिए। जब भी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी ज़्यादा हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए के कंपेयर में, तो एंड ऑन दैट केस नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन 0 हो जाते हैं। ये अभी हम लोग ने प्रूफ भी कर लिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो y पूछा गया है, तो वो तो रीज़न मैंने बता दिया, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज़ ग्रेटर देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट है। अभी तो रीज़न बताया मैंने आप लोगों को। ठीक है, चलो एग्जाम्पल 2 में आते हैं। अगर मैं आपको दे दूं इस बार सेट ए में 1 2 3 4 5 और सेट बी में मैं आपको दे दूं यहाँ पर a, b, तो आपको बताना है कितने ऑनटू सर्जेक्शन मतलब ऑनटू, कितने ऑनटू बनेंगे। चलो बनाते हैं। ये हमारे पास सेट ए है और ये हमारे पास सेट बी है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मूव किए, ये है 1 2 3 4 5 और ये हमारे पास है ए और बी। तो हमें बताना है कि कितने सर्जेक्शन बनेंगे। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं ये बता देता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने बनेंगे, फिर मैं ये बता देता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ इनटू कितने बनेंगे, है ना। तो टोटल फंक्शन पहले निकाल लेते हैं। देखो टोटल फंक्शन निकालने का क्या टेक्निक था, पहले भी अपन डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। ये 5% लोग हैं, ये 5% लोग के पास 2 ऑप्शन है, ये कोई भी चेयर में जाकर बैठ जाए और सबके लिए सब ऑप्शन खुले हुए हैं ना, सबके लिए सब दरवाजे खुले हुए हैं। तो ये पर्सन 1 निकलेगा, ये बोलेगा मेरे पास तो 2 ऑप्शन है, मैं कहीं भी जाके कनेक्ट हो जाऊँ, किसी के भी पास जाके कनेक्ट हो जाऊँ, या तो ए के पास या तो बी के पास। ये हो गया 2 तरीके से। ये 2 निकलेगा ना, पर्सन नंबर 2, ये भी बोलेगा मेरे पास भी कोई भी किसी के भी साथ कनेक्ट हो जाऊँ ना। फंक्शन बनाने के लिए तो कनेक्शन होना ज़रूरी है, वो किसी के भी साथ हो, बस कनेक्ट होना ज़रूरी है। तो नंबर 2 के पास भी 2 ऑप्शन है ना, तो 2 × 2। नंबर 3 के पास भी 2 ऑप्शन है, कोई भी ए और बी में किसी से भी साथ जाके कनेक्ट हो जाए। नंबर 4 के पास भी 2 ऑप्शन
और नंबर 5 के पास भी 2 ऑप्शन है, सबके पास 2 ऑप्शन है। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन इज़ 32, 2 का पावर 5 इज़ 32, है ना। अब टोटल हम लोग बताते हैं इनटू फंक्शन। अब देखो इनटू फंक्शन बताना क्यों आसान है मैं बताता हूँ, इसके पीछे कारण है। टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शन कितने होंगे। अच्छा एक बार मैं इनटू निकाल लूँ तो टोटल फंक्शन में से इनटू फंक्शन को माइनस कर दूँ, ठीक है, इनटू फंक्शन को माइनस कर दूँ, इसको मैं बोल देता हूँ नंबर ऑफ इनटू फंक्शन। तो इनटू फंक्शन को अगर मैं टोटल फंक्शन से माइनस कर दूँ तो ऑन टू फंक्शन आ जाता है। तो इनटू बताने का क्या तरीका, देखो एक तो ये हो सकता है ना, ये देखो ये 1 ए के साथ कनेक्ट हो जाए, ये सब के सब ए के साथ कनेक्ट हो जाए, ये ऐसा। अगर ये सब के सब ए के साथ कनेक्ट हुआ और ये खाली हो गया तो ये इनटू है, तो ये वन काइंड ऑफ इनटू फंक्शन हो गया। एक इनटू फंक्शन जब बी खाली है, सबको कनेक्ट भी होना है ना, तो बी खाली है तो ये एक इनटू हो गया। अब दूसरा, जब सब के सब बी के साथ कनेक्ट हो जाएंगे और ए खाली रहेगा तो टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शन विल बी 2, केवल 2 ही तो रहेंगे। तो हेंस टोटल नंबर ऑफ सर्जेक्शन फ्रॉम ए टू बी इज व्हाट 32 माइनस 2। 32 को आप 2 से माइनस कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर। तो आंसर इज 30, ठीक है। अभी तक हम लोग पढ़े हैं, जितना भी पार्ट अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे उनका थोड़ा सा कंक्लूजन देख लेते हैं। पहला चीज़ है फंक्शन एफ इज सेड टू बी ऑन टू। क्यों, कब ऑन टू बोलते हैं हम लोग, जब कोडोमेन और रेंज इक्वल होते हैं। तो रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू कोडोमेन, ऑप्शन नंबर 1 डन। आगे बढ़े, यस आगे बढ़ो सर। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए 3 दिया हुआ है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी 2 दिया हुआ है। देन नंबर ऑफ सर्जेक्शन मतलब नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन बताना है, ठीक है। तो ये अपन बता सकते हैं, देखो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए 3 है, मान लो ये ए बी सी है, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी 2 है, मान लो ये 1 और 2 है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक गए अंडर द फंक्शन एफ। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन निकालोगे, ठीक है। तो देखो ए के पास 2 ऑप्शन है, बी के पास भी 2 ऑप्शन है, और सी के पास भी 2 ऑप्शन है, सबके पास 2 ऑप्शन है। तो ये हो गए टोटल 8 फंक्शन, ये हो गए टोटल नंबर ऑफ फंक्शन। अब ऑन टू कब हो, इनटू कब होगा, जब ये सब के सब एक इधर कनेक्ट हो जाए, ये एक इनटू फंक्शन, और ये तीनों के तीनों जब 2 के साथ कनेक्ट हो जाए तो दूसरा इनटू फंक्शन। तो ये हो गया टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, और इनटू फंक्शन हमारे पास आ रहे हैं टोटल 2। तो 8 माइनस 2 इज 6, और 8 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 2 का क्यूब। तो 2 का क्यूब माइनस 2 इज द आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया, डन। आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। अगर सेट ए में 1 2 3 4 और सेट बी में ए बी सी डी, लो भैया सेट ए में 1 2 3 3 एलिमेंट, सेट बी में 4 एलिमेंट, सेट बी का एलिमेंट अगर ज़्यादा हो जाए तो नंबर ऑफ ऑन टू क्या आता था, 0। अगर सेट बी के एलिमेंट ज़्यादा हो जाते हैं तो अभी थोड़ी देर पहले किए हैं, अगर ध्यान नहीं आ रहा तो वीडियो में पीछे जाइए देख लो, और पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है अगर आप कॉपी में लिखे हो तो। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी के ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू नंबर ऑफ मतलब सेट ए, देन आई कैन से कि ये फंक्शन ऑन टू आएगा नहीं, 0 आएंगे। तो जितने इस बार वो बनेंगे टोटल नंबर ऑफ फंक्शन जितने भी बनेंगे, आपको पता है ऐसे केसेस में टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कैसे बनाओगे। ये देखो ऐसा तो नहीं कि फंक्शन नहीं बनेगा, फंक्शन बनेगा बट ऑन टू नहीं बनेगा। तो ये देखो 1 2 3 और ये है अपने पास ए बी सी डी। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कैसे बनाओगे, ये नंबर 1 के पास हमारे पास 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी 4, ये 4 में किसी के भी साथ कनेक्ट हो जाए, ठीक है 4। फिर 2 के पास भी 4 ऑप्शन है, वो 4 में किसी के भी साथ कनेक्ट हो जाए, और ये 3 के पास भी 4 ऑप्शन है, 4 में से किसी के भी साथ कनेक्ट हो जाए। तो ये आ रहा है 4 का पावर क्यूब, है ना, 4 का पावर क्यूब आ रहा है, ये 64 फंक्शन। तो ये 64 फंक्शन बनेंगे टोटल, और वो इनटू भी होंगे, वो ऑन टू तो आएंगे ही नहीं उसमें। तो जितने नंबर ऑफ फंक्शन उतनी नंबर ऑफ इनटू, क्योंकि नंबर ऑफ ऑन टू इज 0। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब एक देखिए बाइजेक्शन फंक्शन क्या होता है। देखिए बाइजेक्शन फंक्शन हम लोग वो फंक्शन को बोलते हैं बाइजेक्शन जो 1 1 भी होता है और क्या होता है, ऑन टू भी होता है ना। तो इसका डिस्कशन किए ही थे। तो जो 1 1 भी होता है और ऑन टू भी होता है, दैट फंक्शंस आर नोन एज बाइजेक्शन फंक्शन। यहाँ पर लिखा होगा और यहाँ पर 2-3 एग्जाम्पल दिए होंगे, इंजेक्शन एज वेल एज ऑब्वियसली सर्जेक्शन। तो फंक्शन को मैंने डिफाइन किया, आर टू आर इज डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। तो आपको पता है ये देखना है कि ये बाइजेक्शन है कि नहीं। चलो देख लेते। अरे तो क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक का तो कभी भी रेंज रियल नंबर आता ही नहीं है। क्वाड्रेटिक का तो रेंज आप ऐसे निकाल सकते हो। ये देखो स्मॉल ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है, स्मॉल बी की वैल्यू क्या है हमारे पास -2 है कंपेयर किया तो, और सी की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 है। ये हो गई ए बी सी की वैल्यू। तो रेंज का फॉर्मूला क्या था, क्योंकि एक्स स्क्वायर के सामने वाला नंबर पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, तो इस केस में जो क्वाड्रेटिक का रेंज होता है वो ये होता है -d/4 से लेकर इन्फिनिटी, ये इसका रेंज होता है।
तो माइनस डी बाई 4 है, आप पुट कर लो। डी की वैल्यू क्या होती है, डी की होती है बी स्क्वायर माइनस 4 AC, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस 4 AC यहाँ पर डाल लो, बी स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इज प्लस 4 माइनस 8 प्लस 4 माइनस 8 इज माइनस 4, माइनस माइनस विल बिकम प्लस। तो देखना तो ये वैल्यू 1 आ रही होगी, आप सॉल्व करो आप लोग सब, देखो आप लोग की वैल्यू ये आ रही है क्या, y बिलोंग्स टू 1 से इन्फिनिटी, ये इसका रेंज है। एज रेंज इज नॉट मैचिंग विद द कोडोमेन, तो फंक्शन ऑन टू नहीं हो, फंक्शन ऑन टू नहीं है तो बाइजेक्शन तो खाक रहेगा तो बाइजेक्टिव तो रहेगा ही नहीं, खेल खत्म हो गया इसका। और इसको 1 1 भी चेक कर लेते हैं हम लोग, इसका 1 1 निकालने का भी तरीका है। देखो क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, 2 को मैंने लिख दिया, लास्ट वाले 2 को प्लस 1। देखो ये मुझे क्या दिख रहा है, अगर ध्यान से देखूं तो ये मुझे दिख रहा है x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, है ना, ये मेरा fx है। अब आपको पता है जब भी ये वाला ब्रैकेट का स्क्वायर, जैसे x माइनस 1 है उसका स्क्वायर, जब भी इस ब्रैकेट का स्क्वायर एक पॉजिटिव ही आएगा हमेशा। तो अगर मैं कुछ भी ऐसा पुट कर रहा हूँ जिससे स्क्वायर हमेशा सेम आ रहा हो, जैसे मैंने पुट कर दिया 3 माइनस 1 होता है 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। तो f ऑफ 3 क्या आ रहा है मेरे पास यहाँ पर, 4 प्लस 1 5। अब आप ये देखो कि ये वाला ब्रैकेट और 4 कब बनेगा, पूरा स्क्वायर 4 कब बनेगा, जब x की जगह माइनस 1 डालोगे। तो माइनस 1 माइनस 1 इज ऑल्सो -2, -2 का स्क्वायर क्या हो जाता है 4 प्लस 1 क्या हो जाता है 5। लो जी, यहाँ से भी पता चल गया, दो अलग अलग इनपुट के आउटपुट सेम है, 3 का आउटपुट 5 है, -1 का आउटपुट सेम है, तो ये मैनी 1 भी है। अरे बाप रे, तो ये एग्जाम्पल तो पूरा अगेंस्ट में खड़ा है बाइजेक्शन के, ये 1 1 भी नहीं है, ये ऑन टू भी नहीं है, इनटू है ये, तो ये मैनी 1 इनटू का एग्जाम्पल था ये वाला। छाप लो जल्दी से, छाप लो। आगे बढ़े तो देखो यही सब चीज़ें टाइप भी की हुई है, f माइनस 1 5 है, वैसी फंक्शन को मैंने जैसा अभी आपको सॉल्व करके दिखा रहा था वैसे टाइप्ड है पूरा यहाँ पर। सो दैट इज़ द रीज़न दिस फंक्शन इज़ नॉट 1 1, दैट इज़ मैनी 1। एंड अगेन अगर हम रेंज फाइंड करने लगे तो रेंज ऐसे भी निकाल सकता हूँ। एक तो मैंने वो वाले फॉर्मूले से बताया आपको -d/4 है कॉमा इन्फिनिटी वाले, और एक और ये भी तरीका है कि मैंने अभी सॉल्व किया था तो ये x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 आ रहा था fx, तो किसी का भी स्क्वायर क्या होता है 0 या 0 से बड़ा। तो एक काम करो, x माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है 0 या 0 से बड़ा, दोनों तरफ 1 ऐड कर लो, ये भी एक तरीका है ना, दोनों तरफ 1 ऐड किया तो ये बन गया मेरा ओरिजिनल fx जो अभी पिछले पेज में दिख रहा था आपको, वो आ रही, उसकी वैल्यू आ रही 1 से ज़्यादा, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो उसका रेंज 1 से इन्फिनिटी। सो एज रेंज इज नॉट मैचिंग, दिस इज द रेंज ऑफ द फंक्शन एंड दिस रेंज इज नॉट मैचिंग विद द कोडोमेन ऑफ द फंक्शन f, सो दैट इज द रीज़न ये फंक्शन हो गया हमारा इनटू। ठीक है, चलो इंपॉर्टेंट नोट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटी सी बात है। जब भी अगर किसी भी फंक्शन को बाइजेक्टिव होना है तो जितने भी एलिमेंट सेट ए में दिए हुए हैं, क्वांटिटी ऑफ एलिमेंट शुड मैच विथ क्वांटिटी ऑफ द एलिमेंट विथ सेट बी। तो क्वांटिटी ऑफ एलिमेंट मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल्स टू शुड बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज़ यहाँ पर, दूसरी चीज़ क्या है, अगर नंबर ऑफ बाइजेक्शन पता लगाने हैं आपको फ्रॉम अ सेट ऑफ n एलिमेंट्स टू द सेट ऑफ n एलिमेंट्स, क्यों ऐसा बोला जा रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ a और b तो सेम होगा, तो एक सेट से दूसरे सेट तक आऊँ मैं और मुझे देखना कितने बाइजेक्शन है, तो दोनों सेट में सेम एलिमेंट ही होंगे, n कुछ होंगे, तो डायरेक्ट आंसर होता है n फैक्टोरियल। बिना वेस्ट किए टाइम आप तुरंत बता सकते हो कि सेट a से सेट b में नंबर ऑफ बाइजेक्शन फंक्शन जो बनने वाले हैं वो n फैक्टोरियल बनेंगे। लेट्स प्रूव दिस वन। कैसे, देखो जैसे कि पहली बात बाइजेक्शन अगर होना है तो सेट ए और सेट बी में मैंने इक्वल एलिमेंट ले लिया, मान लेता हूँ ए बी सी यहाँ पर, और यहाँ मैं बोल देता हूँ 1 2 3। ठीक है, बाइजेक्शन अगर होना है तो ये कंपलसरी है कि जितने एलिमेंट यहाँ हैं उतने ही यहाँ होना चाहिए। अब देखो पहले मुझे बाइजेक्शन के लिए 1 1 बनाना है, सबसे पहले मैं 1 1 बनाता हूँ। जैसे मैंने ए को 3 के साथ कनेक्ट कर दिया, बी को 1 के साथ और सी को 2 के साथ। अरे तो जब भी मैं ऐसा काम कर रहा हूँ 1 1 बनाने की कोशिश कर रहा हूँ तो हमेशा कोडोमेन पूरा पैक हो जाएगा, मतलब कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज भी होते जाएगा। तो रेंज के लिए अलग से मेहनत करना नहीं है, जब मैं 1 1 कर ही रहा हूँ तो उसी समय ऑन टू भी होते जा रहा है ना, ऑन टू मतलब रेंज इक्वल टू कोडोमेन होते जा रहा है। तो बस मैं ये गिन लेता हूँ कि ए से बी में जाने के लिए कितने 1 1 फंक्शन मैं बना सकता हूँ, जितने मैं 1 1 फंक्शन बना सकता हूँ उतने ही बाइजेक्टिव फंक्शन अपने आप बनते जाएंगे, क्योंकि ऑन टू के लिए मुझे अलग से मेहनत करना ही नहीं है। कितने भी डायग्राम आप बना के देख लो, तो अब मैं कितने 1 1 बना सकता हूँ, तो ये देखो नंबर ऑफ 1 1 इस केस के लिए कितने रहेंगे, देखो क्या रहेंगे, जब ए कोई भी निकलेगा, मान लो ए निकलेगा तो वो देखेगा उसके पास 3 चेयर खाली है, वो 3 में से किसी के भी पास जाके बैठ जाएगा।
1 1 बनाना है ना। अब जब बी निकलेगा तो वो बोलेगा ए वहाँ बैठ सकता है, मैं उसके साथ कनेक्ट नहीं हो सकता, नहीं तो मैनी 1 बन जाएंगे हम लोग। हमको तो बनाना अपने आप को 1 1 है। तो जब बी निकलेगा तो वो बोलेगा मेरे पास 2 रास्ते, मैं 2 में से किसी भी रास्ते में जाके बैठ जाऊँगा। और जब सी निकलेगा वो बोलेगा जब ए ने एक चेयर पैक कर लिया, बी ने दूसरी चेयर पैक कर लिया, तो बची कुछ ही मेरे नसीब में, तो वो एक ही तरीके से अपने आप को फिलअप कर लेगा। और एक के बाद इन लोग एक के बाद एक ये वाला काम करेंगे तो मल्टीप्लाई लगा देंगे हम लोग। तो इसको मैं ऐसा भी तो देख सकता हूँ, ये देखो 3 फैक्टोरियल, 3 × 2 × 1 इज 3 फैक्टोरियल। तो जितने एलिमेंट में लिया था उतना ही फैक्टोरियल आ रहा है 1 1, और उतना ही हमारा रहेगा आंसर बाइजेक्टिव का। ऑन टू के लिए अलग से मेहनत नहीं करना है। तो इसीलिए यहाँ पर ये बोला गया है अगर कोई सेट में n एलिमेंट्स है और दूसरे सेट में भी सेम एलिमेंट्स ही होगा ऑब्वियसली, तब नंबर ऑफ बाइजेक्शन फंक्शन डायरेक्टली हो जाता है n फैक्टोरियल। दिस इज व्हाट प्रूफ ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट। ओके ओके दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। ये लिख लेना ना। अब देखो कांस्टेंट फंक्शन तो ऑलरेडी अपन लोग पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं एक बार समराइज कर लूँ जल्दी से। जब भी आप जितना भी इनपुट डालो अगर आउटपुट एक ही आ रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, अ फंक्शन a to b इज अ फंक्शन सच दैट एवरी एलिमेंट इन डोमेन a is mapped to only one particular element in set B, then function is called constant। तो जब हर एक एलिमेंट सेट A का अगर सेट B के एक ही एलिमेंट के साथ मैपिंग ले रहा है तो उसको कांस्टेंट फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, और फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड ऑलवेज, जो भी रेंज आएगा इस टाइप के फंक्शन को सिंगलेटन सेट होगा, सिंगल एलिमेंट ही होगा। जैसे fx = c दिया हुआ है तो ये c है ना, आउटपुट c आ रहा है, कुछ भी एक्सपुट करो आउटपुट c आएगा, तो रेंज ऑफ दिस फंक्शन विल बी c। तो इस टाइप के फंक्शन को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। अच्छा, अब इसका एग्जांपल देखें। जैसे ये दिया हुआ है सेट ए में पी क्यू आर एस और सेट बी में दिया हुआ है ए कॉमा बी कॉमा सी। तो जी सेट दिया हुआ है, जी के बारे में, जी फंक्शन जो है उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया हमें, वो है पी कॉमा बी कॉमा क्यू कॉमा बी, फिर आर कॉमा बी, फिर एस कॉमा बी। ये ऐसे 4 ऑर्डर्ड पेयर दिए हुए हैं फंक्शन जी के अंदर में। तो हमें क्या बताना है, इज जी इज़ अ कांस्टेंट फंक्शन नॉट, हमें बताना है जी कांस्टेंट है कि नहीं। तो ऐसे देख के बता लो, ये लो पी डाल रहा हूँ तो आउटपुट बी आ रहा है, क्यू डाल रहा हूँ तो भी आउटपुट बी आ रहा है, आर डाल रहा हूँ तो भी आउटपुट बी आ रहा है, एस डाल रहा हूँ तो भी आउटपुट बी आ रहा है। अरे भैया इतने सारे इनपुट का आउटपुट सबका सेम ही है तो कांस्टेंट ही तो हो गया। अब इसको अपन ओवल डायग्राम से भी देख सकते हैं। ठीक है, लेट अस ऑब्जर्व दिस इन ओवल डायग्राम। ये देखो ये सेट ए अपना डोमेन हो गया, सेट बी हमारा को डोमेन हो गया। यहाँ से यहाँ फंक्शन जी में बात किए। अब मैंने पी डाला, पी तो आउटपुट आया बी, तो पी डाला तो आउटपुट आया बी। फिर मैंने क्यू डाला तो आउटपुट आया बी, तो क्यू डालूंगा तो आउटपुट आया बी। फिर अब मैंने आर डाला तो आउटपुट आया बी, तो आर डाला तो आउटपुट आया बी। फिर मैंने एस डाला तो आउटपुट आया बी, तो एस डाला तो आउटपुट आया बी। सो दिस काइंड ऑफ सिचुएशन जहाँ पर सब इनपुट का एक ही आउटपुट आ रहा है तो इसको कॉन्स्टेंट फंक्शन बोलते हैं। हो गया, ये भी एक तरीका है ना कांस्टेंट को एक्सप्रेस करने का। छाप लो जल्दी जल्दी। चलो, अब आइडेंटिटी क्या था हमारा, आइडेंटिटी फंक्शन वो फंक्शन कहलाता था जिसका इनपुट, जो इनपुट डालोगे वही आउटपुट आएगा। तो जो भी आप इनपुट डाल रहे हो अगर वही आउटपुट आ रहा है तो दैट इज नॉट मीनिंग ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन, एंड दैट आइडेंटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय आई बेस में ए, ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे मैंने बोला लेट ए इज अ नॉन एम्प्टी सेट, द फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू ए डिफाइंड बाय fx = x, है ना। fx = x इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन fx = x। फॉर इसका मतलब होता है फॉर ऑल, इसका मतलब फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a दैट इज इनपुट एंड आउटपुट्स आर सेम इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय IA। तो जो इनपुट डालोगे वही आउटपुट आएगा। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर सेट है मैंने अल्फा बीटा गामा डाला तो अल्फा डालूंगा इनपुट तो आउटपुट अल्फा ही आएगा, बीटा डालूंगा तो आउटपुट बीटा ही आएगा, गामा डालूंगा तो आउटपुट गामा ही आएगा। ठीक है, तो ये देखो दैट इज व्हाट आइडेंटिटी फंक्शन मीन्स। इसका यूज़ है चैप्टर के एंड में ज़्यादा यूज़ होता है। इन्वर्स फंक्शन जब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर तब वहाँ पर जाके ये यूज़ आएगा। चलो नेक्स्ट, अब आते हैं हम लोग इवन और ऑड फंक्शन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन कहलाते हैं इवन और ऑड, है कुछ भी नहीं, बहुत इजी होते हैं ये टॉपिक। इसमें क्या होता है, अगर आपको कोई मैंने फंक्शन दिया, ये देखो f(x), अगर आपने उसमें x में -x से रिप्लेस किया और आप देखते हो कि -x से रिप्लेस करते ही फंक्शन में कोई बदलाव नहीं आ रहा, नो चेंजेस इन फंक्शन, फंक्शन जैसा था वैसा ही है, तो वैसे फंक्शंस को हम लोग बोलते हैं इवन फंक्शन। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल दूँ fx = x²,
अब आप यहाँ पर x की जगह माइनस एक्स डालो, x की जगह माइनस एक्स डालोगे तो माइनस एक्स का स्क्वायर भी एक्स स्क्वायर ही होता है, तो ये फंक्शन हो जाएगा हमारा इवन फंक्शन। और अगर कोई फंक्शन में आपने x की जगह माइनस एक्स डाला और वो रिजल्ट आ गया ओरिजिनल फंक्शन का माइनस टाइम्स, तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑड फंक्शन, और ये हमारा कहलाता है इवन फंक्शन। ठीक है, तो ऑड कब, जैसे एग्जांपल दूं मैं यहाँ पर f(x = x³), ये f(x = x³ है, यहाँ पर आप x की जगह माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा ना आपके पास, वो रिजल्ट आप ऑब्जर्व करेंगे कि वो रिजल्ट आ रहा है माइनस टाइम्स ऑफ f(x). जैसे कि ये f(-x) है, यहाँ पर मैंने लिखा -x³, तो माइनस का क्यूब तो माइनस बाहर हो जाएगा, -x³ लिख सकता हूँ मैं, और माइनस बाहर और x का क्यूब, और x का क्यूब को मैं क्या लिख दूंगा, f(x), तो f(-x) आ रहा है -f(x), तो इस टाइप के फंक्शन को ऑड बोलते हैं। तो बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देख लेते हैं, अ फंक्शन f इज़ फ्रॉम a to b इज़ अ फंक्शन सच दैट f(-x) = f(x) है ना। और अगर ऐसा हो रहा है देन फंक्शन इज सेड टू बी इवन फंक्शन। अगर f(-x) -f(x) आता है, ये जो लिखा हुआ है आपके सामने, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, अगर f(-x) -f(x) आता है देन फंक्शन इज सेड टू बी ऑड फंक्शन। इन अबव डेफिनेशन हम लोग x की जगह -x से रिप्लेस करते हैं, और वैसे x और -x दोनों डोमेन में ही होना चाहिए। अच्छा, एक और कंडीशन है इस सिचुएशन के लिए कि ये जो बात होती है ना इवन ऑड के बारे में, ये इवन ऑड के बारे में बात होती है इस इंटरवल में -a से a, मतलब -a से a का मतलब क्या होता है, ये इसको बोलते हैं सिमेट्रिक इंटरवल। ये लिख लेना, इंटरवल शुड बी सिमेट्रिक, मतलब -2 से 2 में आप बात करेंगे, अगर ऐसा दिया हुआ है तब हम लोग इवन ऑड की बात करते हैं, या +-5 से 5 या -∞ से ∞। ठीक है, तो ये इवन आउट की बात तब करेंगे हम लोग। जैसे हम लोग sin x फंक्शन के बारे में बात करते हैं, sin x जो होता है फंक्शन, अगर मैंने f(x) को sin x ले लिया, तो आप x की जगह जैसे ही -x डालेंगे तो वो होता है ना sin of -θ माइनस sin θ होता है ना, तो ये हो जाएगा ओरिजिनल -f(x) के बराबर, तो f(-x) -f(x) के बराबर, तो ये ऑड फंक्शन होता है। sin of x इज एन ऑड फंक्शन। एंड सेकेंड, cos x इज एन इवन फंक्शन, क्योंकि cos of -θ cos θ ही होता है। तो जैसे cos में आप x की जगह -x से रिप्लेस करते हैं तो फंक्शन में कोई बदलाव नहीं, कोई चेंजेस नहीं, वही फंक्शन की तरफ आ जाएंगे, ओरिजिनल फंक्शन की तरफ। तो जब ऐसा हो रहा होगा तो इसको हम लोग बोलते हैं और इवन फंक्शन। ये इवन फंक्शन का एग्जाम्पल है, एंड ये ऊपर वाला भी इवन का है, ये नीचे वाला भी ऑड का है। ठीक है, चलो, तो आज की क्लास एंड करने से पहले मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जो ग्राफ होते हैं ना इवन और ऑड के, इन लोग बहुत हेल्प करते हैं हमें। तो इवन फंक्शन के जो ग्राफ रहेंगे ना, वो y एक्सिस के अबाउट इमेज बनाते हैं, जैसा y एक्सिस के इधर ग्राफ है वैसी ग्राफ इधर रहेगा। और जो ऑड फंक्शन होते हैं ना, वो ओरिजिन के अबाउट इमेज बनाते हैं, मतलब जैसा ओरिजिन के, मतलब अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो ग्राफ है तो वही ग्राफ पलट के थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, अगर सेकंड क्वाड्रेंट में कोई ग्राफ है तो वही ग्राफ पलट के फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा, फोर्थ में। तो ओरिजिन के अबाउट इमेज बनाते हैं ऑड फंक्शन वाले, और इवन फंक्शन वाले y एक्सिस के अबाउट। जैसे दिस इज एन एग्जांपल mod x, आपको भी पता है x की जगह -x डाल दो, रिजल्ट तो सेम ही आना है, फंक्शन में कोई बदलाव थोड़ी होता है। तो इसका mod x के जो ग्राफ होता है ना, ये देखो y एक्सिस के पहले जो ग्राफ था वैसी y एक्सिस के इधर भी ग्राफ है, सेम ग्राफ है, हेंस दिस फंक्शन इज नोन एज इवन फंक्शन। एंड ये वाला एग्जांपल भी आप देख सकते हो, y = x² वाला, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। x की जगह -x डालोगे, फंक्शन में कोई चेंजेस नहीं आता, इवन फंक्शन का एग्जांपल है, इसका ग्राफ क्वाड्रेटिक होता है। तो y एक्सिस के पहले जो हमें चेहरा दिख रहा है वही y एक्सिस के बाद भी दिख रहा है, सो दैट इज द रीजन दिस फंक्शन इज एन इवन फंक्शन। ठीक है, और ग्राफ ऑफ, वही जो मैं आपको बता रहा था, ग्राफ ऑफ ऑड फंक्शन इज ऑलवेज सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन, ओरिजिन के अबाउट हमेशा, या वही ऑपोजिट क्वाड्रेंट का लॉजिक में नहीं बता रहा था, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको ग्राफ दिख रहा है तो वैसे ही पलट के थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाता है। तो ये जैसे y = x का ग्राफ मैंने बनाया हुआ है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ऑड फंक्शन। या और कोई एग्जांपल, ये देखो x³ का, ये x³ का ना डायग्राम ऐसा होता है, एक्चुअली ऐसा होता है, ये आप लोग अभी AOD चैप्टर में भी सीख जाओगे। तो ऐसा ग्राफ है, फिर यही पलट के ऐसा जा रहा है, तो x³ का ग्राफ देख लो, x का ग्राफ देख लो, ये दोनों के दोनों प्योर एग्जाम्पल है अपने ऑड फंक्शन के, एंड ऑल्सो देयर ग्राफ इज सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। ठीक है, ठीक है,
चलो तो आज यहीं पर करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी और समझ में आया होगा सब टॉपिक। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ दैट कि अगले क्लास में हम लोग जब इसके क्वेश्चन करेंगे तो और ज़्यादा मज़ा आने वाला है। टिल देन एन्जॉय एंड कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। बाय बाय।